ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सबसे स्ट्राइकिंग फीचर इस फेस का ये है कि कितने वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस हमें स्कल्पचर्स में, टेक्स्ट में, इस एरिया के देखने को मिलते हैं। एक लेवल पे ये हमें एक एक्सटेंडेड वर्शिप दिखाता है कि कुछ मेजर डीटीज़ है जैसे विष्णु, शिवा और कुछ गॉडेसेस है, उनको उनके प्रति डिवोशन कंटिन्यूड रहा है, और कैसे इनको वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में विजुअलाइज करा गया है। मतलब विष्णु को भी हर जगह विष्णु की तरह नहीं पूजा जाता है, उनके अलग अलग अवतार्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं जिस तरीके से उनको देखा जाता है और परसीव किया जाता है। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। हिस्टोरियंस जिन्होंने ये समझने की कोशिश करी है इन डेवलपमेंट्स को, वो यहाँ पर दो प्रोसेसेस को सजेस्ट करते हैं जिनका यूज़ होता है। एक प्रोसेस है ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करना। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई द कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुराने टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एक्सप्लिसिटली हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर ब्राह्मणिकल आइडियाज़ क्या सजेस्ट करते थे उसको समझना, उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेना, जो पुराणों में लिखा है, जो संस्कृत वर्स में लिखा है, शूद्रास के लिए, विमेन के लिए क्या चीज़ एक्सेसिबल थी क्या नहीं थी, इन सब चीज़ों को समझना। ठीक है। उसी टाइम पर दूसरी प्रोसेस जो यहाँ पर काम आती है वो है ब्राह्मण किस तरीके से इन नई प्रैक्टिसेस को, नई बिलीव्स को एक्सेप्ट कर रहे थे और अपने आइडियाज़ को चेंज कर रहे थे, अपने आइडियाज़ पे रिवर्क कर रहे थे, और ये बाकी सोशल कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ को चेंज करते जा रहे थे। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस है वो एक कंटिन्यूस डायलॉग के कारण शेप हुआ है। मतलब एक्चुअल में वो जो है वो डिस्कशन हुए, डायलॉग्स हुए दो सोशल ग्रुप्स के बीच में, सोशलिस्ट के बीच में, जिन्होंने डिस्क्राइब एज ग्रेट सांस्कृतिक पुरानिक ट्रेडिशंस एंड लिटिल ट्रेडिशंस थ्रू आउट द लैंड। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्राह्मण्स के सांस्कृतिक ट्रेडिशन है इनको ग्रेट जैसे बताया गया है, और जो छोटे छोटे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं इनको लिटिल ट्रेडिशंस बताया गया है। तो इन दोनों के बीच में डिस्कशंस होते थे, इनके जो फॉलोअर्स होते थे या इनके जो गुरुज या जो इनके सेंट्स होते थे इन डिफरेंट रिलीजियस स्कूल्स ऑफ थॉट के, ये आपस में डिस्कशन करते थे, डिबेट करते थे, एंड कई बार आउट ऑफ दिस भी आइडियाज़ जो है वो शेप होते थे। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इस प्रोसेस का है, वो एविडेंट बहुत क्लियरली हमें पता चलता है पूरी उड़ीसा में, जहाँ पर प्रिंसिपल डीटी जो है वो 12th सेंचुरी से आइडेंटिफाइड जो है वो है जगन्नाथ मतलब कि पूरे लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। जगन्नाथ जो है वो विष्णु का एक फॉर्म है। ओके, विष्णु का ही एक फॉर्म माना जाता है जगन्नाथ। जैसे शिवा, महादेव, वैसे ही अलग अलग नाम है, लेकिन जैसे जगन्नाथ को विष्णु का ही एक अवतार या एक फॉर्म माना जाता है, नॉट अवतार बट एक फॉर्म माना जाता है विष्णु का। ये आप फिगर देख सकते हैं, दिस इज जगन्नाथ। ओके, एक्सट्रीम राइट पे उनकी सिस्टर सुभद्रा एंड लेफ्ट पे उनके ब्रदर बलराम। ओके, इफ़ वी आर राइट और मे बी यस, आई थिंक ये इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट है, वो सेंटर में इज लॉर्ड जगन्नाथ। ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, ये जो टर्म्स है ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशंस, इसको कॉइन करा था एक सोशोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। 20th सेंचुरी में इस टर्म को कॉइन करा था, और ये समझाने के लिए कि जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही थी सोसाइटीज़ में, पेजेंट सोसाइटीज में, उन्हें ये पता चला था रॉबर्ट रेडफील्ड को कि जो पेजेंट्स हैं वो ऐसे रिचुअल्स और कस्टम्स को ऑब्जर्व करते हैं जो कि डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज से एमिनेट हुई थी, इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड रूलर्स, मतलब उससे बनी थी। तो कहने का मतलब है कि उनके जो रूल्स, उनके जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो थोड़े अलग थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमर्ज कहाँ से हुई थी, जो बड़ा ट्रेडिशन है, जो प्रीस्ट है, उनके उससे हुई थी। उसी टाइम पे जो पेजेंट्स थे उन्होंने लोकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करा, और ज़रूरी नहीं है कि ग्रेट ट्रेडिशन क्या था, जो उस वक्त को सांस्कृतिक ट्रेडिशन था, पुराणों का, वेदा का जो ट्रेडिशन था, ज़रूरी नहीं कि उसको फॉलो करा, उन्होंने कई बार लोकल कस्टम्स को अपनाकर उसी को फॉलो करा है। तो ये है लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन। तो उन्होंने कैटेगरी ऑफ लिटिल ट्रेडिशन में उसको इंक्लूड करा, जो लोकल ट्रेडिशंस वगैरह होते थे। उन्होंने नोटिस करा कि ये दोनों लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, इंटरेक्शन होता रहा, मतलब कोई भी चीज़ वैसी के वैसी नहीं बनी रही। विथ टाइम इसमें एडिशंस हुए, सब्ट्रैक्शंस हुए, एंड टाइम के साथ चलते चलते जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए। स्कॉलर्स जो है वो इन दोनों कैटेगरीज की और प्रोसेसेस की सिग्निफिकेंस को समझते हैं कि ये लिटिल और ग्रेट ट्रेडिशंस, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है। जो हायरार्की है सजेस्ट करता है, मतलब ये टर्म्स यूज़ करना, ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन, ये हमारे माइंड में एक अलग ही टाइप की पिक्चर पेंट करता है कि ग्रेट ट्रेडिशन मतलब कुछ बड़ा, बहुत अच्छा, और लिटिल मतलब छोटा मोटा कुछ ऐसा ट्रेडिशन। तो उन लोगों को ये जो ग्रेट और लिटिल जो टर्म्स हैं वो इसका यूसेज इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अब देखिए,
अगर हम कंपेयर करें फिगर 6.2 को फिगर 4.26 से चैप्टर 4 में, तो हम नोटिस करेंगे जो डीटी है वो बहुत ही अलग तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। विष्णु को अगर आप चैप्टर 4 में देखेंगे 4.26 फिगर में, जिस तरीके से वहाँ पर विष्णु को रिप्रेजेंट किया गया, उनके पीछे से सांप है, लेटे हुए हैं, बड़े से ह्यूज फिगर है उनका, और यहाँ पे जगन्नाथ को जिस तरीके से बताया गया ये बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, सेम डीटी है, सेम भगवान है, विष्णु है, लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग है। इस इंस्टेंस में एक लोकल डीटी जो है, जिनका इमेज जो है वो आज भी वुड से बनाया जाता है। कौन बनाते हैं? लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट। तो ये भी विष्णु का एक फॉर्म है, ये लोकल है पर ये भी विष्णु का एक फॉर्म है। उसी टाइम पर विष्णु जो है वो एक बहुत ही अलग तरीके से रिकग्नाइज किए जाते हैं दूसरी पार्ट ऑफ कंट्री में। तो यहाँ पर ये बात होती है कि है एक ही डीटी, लेकिन उनको कितने अलग अलग तरीक़ों से बताए गए। जैसे कि आप मथुरा में देखोगे, कृष्णा का एक अवतार देखोगे, कृष्णा के भी अलग अलग अवतार है। तो तिरुपति बालाजी जिसकी हम बात करते हैं, बालाजी जो है वो भी एक अवतार है उसका। वो रियल डीटी किसके अवतार है, आप सर्च करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इस तरीके से अलग अलग डीटीज़ के अलग अलग फॉर्म्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में पूजा जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। वो थे सेम डीटी पर उनका फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी डिफरेंट। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है इंटीग्रेशन के, जो कि हमें गॉडेस कल्ट से भी बहुत ज़्यादा विजिबल है। गॉडेस कल्ट मतलब गॉडेस की वर्शिप होना, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, ऐसे गॉडेसेस की जो हम पूजा करते हैं उनका। और ये ऑफन किस फॉर्म में होते थे? एक स्टोन स्मियर्ड विथ ऑकर, मतलब एक पत्थर होता था उसको मतलब ऑरेंज कलर से, ऑकर कलर से उसको कलर कर दिया जाता था। और ये बहुत ही वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ये एक फॉर्म था। ये लोकल डीटीज जो थे इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता था पुराणिक फ्रेमवर्क के साथ। इनको एक आइडेंटिटी दी जाती थी एज वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डीटीज। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी को वाइफ ऑफ विष्णु बताया है, पार्वती को वाइफ ऑफ शिवा बताया। तो पुराने ट्रेडिशंस में इनको इंक्लूड कर दिया जाता था एक प्रिंसिपल मेन डीटी की वाइफ बताकर, ओके, या वाइफ नहीं बता के तो और बाकी चीज़ें, कोई किसी की बहन, किसी की क्या। तो इस तरीके से एक मेल प्रिंसिपल डीटी की वाइफ या कोई और रिलेशन में उसको जोड़ के उनको पुराने ट्रेडिशंस के साथ मर्ज करा गया है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, ये स्कल्पचर है एक बुद्धिस्ट गॉडेस का जिनका नाम है मरीची। दिस इज ऑफ circa 10th सेंचुरी, बिहार से है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। बुद्धिस्ट गॉडेस, ये देखिए। डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, हम ऑफन ऐसा करते हैं कि गॉडेसेस को फॉर्म्स ऑफ वर्शिप के साथ एसोसिएट करते हैं जो कि तांत्रिक क्लासिफाई की जाती है। तांत्रिक उसके साथ माँ काली, और इस तरीके से तांत्रिक उसके साथ उसको हम लोग गॉडेस की वर्शिप को एसोसिएट करते हैं। तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थी वो उस टाइम पर भी बहुत वाइड स्प्रेड थी, बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में वाइड स्प्रेड थी। और वो विमेन, मेन प्रैक्टिशनर, जो कोई भी कास्ट एंड क्लास को इग्नोर करके, मतलब किसी भी कोई भी हो, सभी के लिए तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो थी वो ओपन थी। तो इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो शैविज्म से इन्फ्लुएंस हुए थे, बुद्धिज़्म से भी इन्फ्लुएंस हुए थे, स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्थर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। तो ये तांत्रिक प्रैक्टिस जो ये इवॉल्व होकर नहीं आई थी, मतलब इसमें शैविज्म, बुद्धिज़्म का भी मतलब मिलकर कुछ और ही नया एक इन्फ्लुएंस है, ये एक नई ही कुछ सेक्ट बना था। ये जो थी ये एक दूसरे से डाइवर्जेंट भी थी। इवन डिस्पैरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वुड कम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट मिलेनियम। मतलब ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी उनको भी फिर हिंदू लेबल देकर उसको एक दूसरे में मर्ज करा गया है। ये जो डाइवर्जेंस है ये सबसे स्टार्क है अगर हम वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशंस को कंपेयर करें। जैसे कि वेदों के हिसाब से प्रिंसिपल डीटीज कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। ये अब सिर्फ मार्जिनल फिगर्स बन चुके हैं, ये हमें रेयरली विजिबल आते हैं टेक्सचुअल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो वेदों के हिसाब से अग्नि, इंद्र और सोम है, लेकिन अग्नि, इंद्र और सोम जो है वो अब इतने ज़्यादा या उस टाइम पे भी इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे कि हमें अग्नि की या इंद्र के स्टैचूज़ मिल रहे हैं या वो मिल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा हमें विष्णु, शिवा और ऐसी गॉडेसेस के वैदिक मंत्रास में हमें उनका मेंशन मिल जाता है, और इनका मतलब हमें स्टैचूज़ वगैरह बहुत इलेबोरेट फिगर्स और इलेबोरेट फॉर्म्स ऑफ डिवोशन हमें बहुत इजीली यहाँ पर अवेलेबल विष्णु, शिवा जैसे और गॉडेसेस और इनका मिल जाता है। ठीक है, इनका पुराणों में बहुत इनकी बड़ी बड़ी माइथोलॉजीज़ है, कृष्णा के ऊपर भगवद गीता और ये और वो, ऐसे पुराणों में भी वो है। तो इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ दीज डिस्क्रिपेंसीज, वेदास जो है वो कंटिन्यू रही, अथॉरिटेटिव मानी जाने लगी और उसको फॉलो करा जाता था।
नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे उन लोगों के बीच में जो कि वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे। ऑफन वो ऐसे प्रैक्टिसेस को कंडेम करते थे जो मतलब beyond those who valued the Vedic tradition often condemn practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras। तो मतलब जो लोग वैदिक ट्रेडिशन को वैल्यू करते थे, उसके अलावा जो सैक्रिफाइसेस वगैरह के अलावा जो और फॉर्म्स ऑफ डिवोशन बताए गए हैं उसको वो लोग कंडेम करते थे। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जाते थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि तांत्रिक प्रैक्टिसेस में इंगेज करते थे, वो लोग वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे, कॉन्ट्रडिक्ट करते थे। डेवोटीज जो थे वो ऑफन टेंड करते थे कि अपनी चोजन डीटी को ऐसे प्रोजेक्ट करे जैसे या तो विष्णु या शिवा, उसको सुप्रीम प्रोजेक्ट करते थे कि सबसे ऊपर वही है। तो बाकी ट्रेडिशंस के साथ जो उनके रिलेशन थे जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज्म, वो भी हमेशा से कॉन्फ्लिक्टेड रहे थे। तो ये छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो अराइज होते थे। जो ट्रेडिशंस हैं वो जो ऑफ डिवोशन और भक्ति, मतलब ये जो ट्रेडिशंस हैं इनको हमें कॉन्टेक्स्ट में लोकेट करने की ज़रूरत। जैसे डिवोशनल वर्शिप है, उसकी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 ईयर्स लंबी हिस्ट्री है बिफोर द पीरियड वी आर कंसिडरिंग। तो ये डिवोशनल वर्शिप की हिस्ट्री, मतलब अभी जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एरा की बात करें, उससे भी 1000 साल पहले से ये डिवोशनल वर्शिप का ट्रेडिशन चला आ रहा है। उस टाइम पर डिवोशन का एक्सप्रेशन जो था वो बहुत अलग अलग था, मतलब डीटीज़ को वर्शिप करना, टेम्पल्स में उनको फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, मिठाई वगैरह, ये सब चीज़ें दान करना, इस तरीके से एक ट्रांस लाइक स्टेट, भजन कीर्तन करना, सिंगिंग करना, डिवोशनल कॉम्पोजिशन के, ये सब मोड्स ऑफ वर्शिप थे। और स्पेशली ये मोड्स ऑफ वर्शिप थे वैष्णवा और शैविज़म कल्चर्स की, वैष्णव और शैवा सेक्ट्स की, ओके, जिसमें शिवा और विष्णु जो थे वो प्रिंसिपल डीटी माने जाते थे। उनके बारे में पोएम्स ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। तो इन सब के एवोल्यूशन के टाइम पर ये जो नए नए फॉर्म्स ऑफ वर्शिप आए, बहुत सारे इंस्टेंसेस में ऐसा होता था कि जो पोएट सेंट्स जो थे वो लीडर्स जैसे इमर्ज होते थे, जिसके अराउंड जो है वो एक कम्युनिटी एक डेवलप हो जाती थी डेवोटीज़ की। तो फर्दर ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण्स थे वो इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज होते थे, मतलब गॉड्स और डेवोटीज़ के बीच में, सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति के बीच में। ये ट्रेडिशन जो है वो विमेन और लोअर कास्ट को भी अकोमोडेट करती थी। तो ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट उस वक्त भी थे और माने जाते थे, वो करते थे। लेकिन ये वाले जो ये जो सेक्ट्स आ रहे थे, ये विमेन और लोअर कास्ट को भी इम्पोर्टेंस देती थी। ये वैसी कैटेगरीज को जिन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियाज़ में जिनको कंडेम किया गया, जिनको बाहर रखा गया है फ्रेमवर्क के। और इसकी जो भक्ति थी वो भी बहुत ही डाइवर्स थी, बहुत ही अलग थी। एक अलग ही लेवल पे हिस्टोरियंस जो है वो, मतलब रिलीजन्स के जो हिस्टोरियंस है वो भक्ति ट्रेडिशन को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते। कैसे? एक है सगुण भक्ति विद एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण भक्ति विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि ऐसे ट्रेडिशंस पे फोकस करना जो स्पेसिफिक डीटीज़ को वर्शिप करते हैं या उनके अवतार को वर्शिप करते हैं, जैसे शिवा, विष्णु और उनके अवतार को, या फिर उनके गॉडेस फॉर्म को, देवी को। ये सब जो है वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं उनके, मतलब हम उनको एक ह्यूमन फॉर्म दे देते हैं। शिवा को भी एक ह्यूमन फॉर्म दिखा के और उसको वर्शिप करते हैं, तो एक डीटी देते हैं, उनकी पूजा करते हैं वगैरह। निर्गुण भक्ति जो होती है वो है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की, मतलब उसका हम ऐसे ह्यूमन फॉर्म या ऐसे करके क्रिएट नहीं करते, इस तरीके से उनको वर्शिप नहीं करते। निर्गुण भक्ति में मतलब गॉड का कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऐसी बॉडी या कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जैसे उसको ट्रीट किया जाता है, कि एक आइडिया जैसे, एक बिलीफ जैसे ट्रीट किया जाता है। अलवर्स एंड नयनार्स ऑफ तमिलनाडु। अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है वो 6th सेंचुरी से हम देख सकते हैं, वो अलवर्स ने लीड करी थी। अलवर्स यानी कि वो, इसका लिटरल मीनिंग देखें, जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए हैं। और नयनर्स ने लीड करी थी, जिसका लिटरल मतलब होता है शिवा के डेवोटीज, जो शिवा की पूजा करते हैं। तो अलवर यानी विष्णु के और नयनर यानी शिवा के। ओके, तो ये जगह से जगह जाते थे तमिल में अपने भगवान की प्रेज गाते हुए, और इस तरीके से आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे। उनकी ट्रैवल्स के वक्त अलवर और नयनर्स ने बहुत सारी ऐसी सर्टन श्राइन्स और अबोर्ड्स को चूज़ करा अपनी डीटीज़ के लिए। वहाँ पर सेक्रेड प्लेसेस, टेम्पल्स बना दिए गए। वहाँ पर ये जो है फिर पिलग्रिमेज के सेंटर्स डेवलप हो गए। आज तो हम कितने सारे शिवा टेम्पल्स, विष्णु टेम्पल्स देखते हैं, तो ये सब उस टाइम की वो प्रैक्टिसेस हैं। तो ये पिलग्रिमेज के सेंटर्स डेवलप हो गए। वो लोग कंपोजिशंस, गाना गाते थे, पोएट सेंट्स की, नयनर्स मतलब विष्णु के बारे में, शिवा के बारे में। ये टेम्पल रिचुअल का एक पार्ट बन गया। ये एक वर्शिप का तरीका बन गया कि इस तरीके से भजन कीर्तन करो, उनका नाम गाओ और ये सब करो।
एटीट्यूड हमने, लेट्स सी हम कुछ भूल तो नहीं रहे, राइट। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि अलवर्स और नयनर्स जो है इन्होंने एक नया इनिशिएट करा था मूवमेंट को, जिससे वो कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहे थे, ब्राह्मण्स के डोमिनेंस को अपोज कर रहे थे, या फिर एटलीस्ट उन्होंने अटेम्प्ट्स करे थे कि वो इस सिस्टम को रिफॉर्म करें। कुछ एक्सटेंट तक ये फैक्ट जो है वो कोरॉबरेट होता है इस फैक्ट से कि जो जितने भी भक्तास थे, यानी कि जो एल्वर्स थे, नयनार्स थे, जो भक्ति करते थे, वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते थे। ज़रूरी नहीं कि सब ब्राह्मण है, तो मतलब कोई कल्टीवेटर है, कोई पेजेंट है, कोई बिजनेसमैन है, राजा वगैरह, ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से। तो हम ये स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, ये मेकआउट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अलवर्स है, जो नयनर्स है, वो मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंट ट्रेडिशंस के लोगों को अपने उसमें इंक्लूड कर लेते थे, भक्ति में इंक्लूड करते थे। ओके, इसके अलावा ये जो हाँ, एंड इवन अनटचेबल्स भी हम इनमें देखते हैं। ट्रेडिशंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ अलवर और नयनर जो समटाइम्स कैसे इंडिकेट कर जाते थे, उनके कॉम्पोजिशन के, मतलब अलवर और नयनर के कॉम्पोजिशंस को कई बार तो वेदास से इक्वेट किया जाता था कि वो वेदास के बराबर है। जैसे कि एक बहुत ही फेमस, मतलब बहुत ही मेजर एंथोलॉजी कंपोजिशन की अलवर की जो है वो नलयिरा दिव्य प्रबंधनम। तो ये जो है इसको एक तमिल वेदा की तरह बोला जाता था, मतलब वेदा के बराबर इसको इक्वेट करा जाता था, ये क्लेम करते हुए कि ये जो संस्कृत में चारों वेदास हैं जो ब्राह्मण ने लिखे उसके बराबर है। द चतुर्वेदन ब्राह्मण वर्स्ड इन द 4 वेदास एंड द आउटकास्ट, ये एक एक्सर्प्ट है। एक अलवर था जिसका नाम था टोंडरदी पोड्डी, उसने ये जो एक ब्राह्मण था और वो एक अलवर बन गया था, उसने ये कंपोजिशन करा था। यू मैनिफेस्टली, यानी यू यानी विष्णु की, अलवर विष्णु के डेवोटीज होते हैं, तो मैनिफेस्टली लाइक दोज सर्वेंट्स हु एक्सप्रेस देयर लव फॉर योर फीट, दो दे मे बी born outcasts more than the Chaturvedans who are strangers and without allegiance to your service। तो वो इस तरीके से बोलता है कि क्या ऐसा है कि विष्णु उन लोगों को ज़्यादा, मतलब वो आउटकास्ट जो तुम्हारी भक्ति में, जो आपकी भक्ति में आए हैं, क्या वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या वो ब्राह्मण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो चतुर्वेदन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको निगलेक्ट करते हैं लेकिन चारों वेदाओं में पढ़े हुए हैं, मतलब ज़्यादा सारे वेदाओं में वेल वर्स्ड है। शास्त्रार्थ और डिवोशन, ये एक अपर है, एक नयनार सेंट है, नयनार मतलब शिवा की डेविटी, तो ये अपर एक नयनार सेंट ने कंपोज किया। ओ रोग्स हु कोट द लॉ बुक्स of what use are your gotra and kul, just bow to Maraperu's lord Shiva who resides in Maraperu in Thanjavur Tamil Nadu as your sole refuge। तो अपर बोलते हैं कि तुम ब्राह्मणों को इस तरीके से बोलते हैं कि क्या मतलब तुम क्या तुम वेदास की बात करते हो, पुराणों की बात करते हो, ये सब चीज़ें छोड़ो, क्या रखा है तुम्हारे गोत्र में, तुम्हारे कुल में, इसका कोई काम नहीं है, सब के सब पूरा सबमिशन दे दो मारपेरू के कदमों में। मारपेरू जो है वो शिवा का नाम है, मतलब शिवा जो मारपेरू थंजावुर तमिलनाडु में रहते, तो उसको मारपेरू लॉर्ड कहा जाता है, तो उनकी शरण में आ जाओ और सब ठीक हो जाएगा। तो येस, आर देयर एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन द एटीट्यूड्स ऑफ टोंडरीपोड्डी एंड अपर टुवर्ड्स ब्राह्मण्स? येस है। टोंडरडिपोड्डी जो है मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सट्रीम अप्रोच दे रहे थे टुवर्ड्स ब्राह्मण्स, जबकि ये जो है वो उनको एक तरीके से रिक्वेस्ट करे कि सब छोड़ के एंड उनकी सोल रिफ्यूज में आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि विमेन डेवोटीज़ की। सबसे एक स्ट्राइकिंग फीचर जो माना जाता है इन ट्रेडिशंस का वो है प्रेजेंस ऑफ विमेन, जैसे कि अंडल एक अलवर वुमन थी। अलवर अगेन डेवोटीज ऑफ विष्णु, में बार बार आपको याद दिला लूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अंडल जो कि एक वुमन अलवर थी, वो वाइडली संग थी और आज भी मतलब अंडल की प्रेजेज, उसके कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत आज की डेट तक भी गाए जाते हैं। तो अंडल अपने आप को एक बिलविड ऑफ विष्णु, एक उनकी भक्ता मानती थी। एंड एक और विमेन थी करईक्कल अम्मैयर जो कि शिवा की डेवोटी थी, जो कि एक नयनर थी। उन्होंने एक एक्सट्रीम एसेटिज्म का पाथ वो करा था जिससे कि वो अपने गोल तक पहुँच पाए। एक्सट्रीम एसेटिज्म मतलब सब कुछ छोड़ के संन्यास लेके इस तरीके से वाला पार्ट उन्होंने लिया था। उनके कंपोजिशन जो है करईक्कल अम्मैयर के जो कंपोजिशंस हैं वो आज भी नयनर ट्रेडिशन में प्रिजर्व है। तो ये वो विमेन है जिन्होंने सोशल ऑब्लिगेशंस को रिनाउंस करके कोई भी नन्स भी नहीं बनी, बस अपना पूरा डिवोशन जो है वो उन्होंने अपने फॉर्म को, अपने डीटी को उन्होंने दे दिया। उनका जस्ट एग्जिस्टेंस जो है वो पेट्रियार्कल नॉर्म्स को एक चैलेंज है कि उस टाइम पर ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स जो थी कि विमेन को इतना अलाउड नहीं है वर्शिप करना ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के थ्रू, वो एक चैलेंज थी।
compilations of devotional literature 10th century तक composition of 12 अलवर्स were compiled in an anthology जिसका नाम था नलयिरा दिव्य प्रबंधनम 4000 sacred compositions। ये जो पोएम्स थी अप्पर की, संबंदर की और सुंदरर की जो कि तेवरम से थे, इनका कलेक्शन और कंपाइलेशन जो था वो काफ़ी क्लासिफाइड किया गया था 10th सेंचुरी में ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूजिक ऑफ सॉन्ग्स। तो इस तरीके से नलयिरा दिव्य प्रबंधनम में बहुत सारे कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। अ डीमन, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ पोएम। करक्कल अमैयर की एक पोएम का एक एक्सर्प्ट है जहाँ पर वो अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब करती है। द फीमेल पे, that is demoness, with bulging veins, protruding eyes, white teeth and shrunken stomach, red head and jutting teeth, lengthy shins extending till the ankles, shouts and wails while wandering in the forest. This is the forest of Alankatu, which is the home of our father Shiva, who dances with his matted hair thrown in all 8 directions and with cool limbs. ओके तो यहाँ पर जो है करक्कल अमैयर जो है वो अपने आप को एक बहुत ही अलग नोशन में डिस्क्राइब करती है। वो अपने आप को एक राक्षस, एक डेमोनिस्ट जैसे बताती है, जिसकी बल्जिंग वेन्स है, मतलब जिसकी नसें दिख रही हैं, आंखें बिल्कुल बाहर निकली हुई प्रोट्रूडिंग सी है, वाइट टीथ एकदम से है, पेट जो है वो एकदम से सकड़ा हुआ सा दुबला पतला सा है, लाल हेयर है, टीथ जो है वो जटिंग टीथ है, और लेंदी शिन्स जो है वो मतलब वो एंकल तक फैले हुए, मतलब एक बहुत ही अलग पिक्चर में अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, और अलंकटू के जंगलों में वो घूम रही है, और किसका नाम ले रही है? अपने फादर शिवा का नाम ले रही है, जो कि मतलब अलंकटू क्या है उनके, वो बोलती कि शिवा जो हमारे पिता है, शिवा उनका घर है ये, और ये वही शिवा है जो डांस करते हैं अपने हेयर के साथ, जो कि उनके बाल जो है वो 8 दिशाओं में फैले हुए हैं, उनके लिम्स, उनके 4 हाथ हैं। तो वो इस तरीके से ये उसकी पोएम का एक एक्सर्प्ट है। ये एक 12th सेंचुरी ब्रॉन्ज इमेज है करक्कल अमैयर का। लिस्ट द वेज इन विच करक्कल अमैयर डिपिक्ट्स हरसेल्फ एज प्रेजेंटिंग अ कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ ब्यूटी। ये पूरा जो है वो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। रिलेशंस विद द स्टेट, तो हमने चैप्टर 2 में देखा कि ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीफ्डम्स थे तमिलनाडु रीजन में फर्स्ट मिलेनियम सी के शुरू में, मतलब 500 सी में, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम मतलब 500 सी के बाद से, जो कि हमें स्टेट्स में एविडेंट है बहुत ही, जैसे कि पल्लवाज है, पांड्याज है 6th और 9th सेंचुरी सी से। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो भी इस एरिया में बहुत प्रेवलेंट थे, बहुत पॉपुलर थे इन दिस रीजन, बहुत लंबे समय तक प्रेवलेंट थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मर्चेंट और आर्टिसन कम्युनिटीज से पाया। ये रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे, इन्होंने ओकेजनल रॉयल पैटर्नेज भी मिलता रहा जैना और बुद्धिस्ट रिलीजन्स को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मेजर थीम तमिल भक्ति हिम्स की है, पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यहाँ पर हमें एक तमिल भक्ति हिम मिलता है जिसमें पोएट जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज कर रहा है। ये नैनार का एक कंपोजिशन मार्क किया जाता है। तो हिस्टोरियंस समझते हैं कि ये उसकी एक हॉस्टिलिटी को एक्सप्लेन करता है, ये सजेस्ट करता है कि ये कंपटीशन था, मतलब ये इसीलिए उन्होंने उसके अगेंस्ट लिखा क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन था कि किसको रॉयल पैट्रोनेज मिल जाए, क्योंकि राजा भाई सबको तो नहीं सब कर सकता था ना, जिससे राजा सबसे ज़्यादा इंप्रेस होगा उसी को पैसे वगैरह अपनी ऑफरिंग्स वगैरह देगा। तो इसीलिए इन मेंबर्स के बीच में हमेशा कंपटीशन बना रहता था। जैसे कि पावरफुल चोला रूलर जो है 1910 to 13 सेंचुरीज तक, उन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया, विष्णु और शिवा को बहुत लैंड वगैरह दिया, टेम्पल्स बनाए और ये सब करा। यहाँ तक कि कुछ सबसे मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल्स जो है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है चिदम्बरम या थंजावुर या गंगई कोंडा चोलापुरम वाले जो टेम्पल्स है शिवा के, वो चोला रूलर्स के पैटर्नेज के अंडर ही बनाए गए थे। ये वही पीरियड था, वो पीरियड भी था जब पर सबसे स्पेक्टैक्युलर रिप्रेजेंटेशन शिवा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में हमें देखने को मिलता है। क्लियरली नयनार्स का जो विजन था, नयनार्स का जो ये था, इन्होंने आर्टिस्ट को भी इंस्पायर करा, इसने बहुत सुंदर सुंदर शिवा के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स भी बनाए। देखिए एन इमेज ऑफ शिवा एज नटराज, ये एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, हाउ ब्यूटिफुली इट इज मेड। दोनों नयनार्स और अलवर्स जो थे वो वेलाला पेजेंट्स के द्वारा रिवर किए जाते थे, मतलब सरप्राइजिंग वो बात नहीं थी, रूलर्स ने उनका सपोर्ट भी विन करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो पेजेंट्स थे वो अलवर्स और नयनार्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो रूलर्स को जनता का रिस्पेक्ट चाहिए था, तो इसलिए वो अलवर्स और नैनार्स का सपोर्ट लेने की कोशिश करते थे। जैसे जो चोला किंग्स हैं वो हमेशा क्लेम करते थे कि उनको तो डिवाइन सपोर्ट मिला है, और वो ऐसा क्लेम करते थे कि उनकी पावर और स्टेटस जो है, उन्होंने स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनाए, वो सब जो है उन्होंने स्टोन मेटल्स उन्होंने टेम्पल्स बनाए, और वो उन सेंट्स के बारे में बनाते थे और उनको रिस्पेक्ट करते थे, उनको डिवोट करते थे, जो कि ऑर्डिनरी लोगों के लैंग्वेज में गाना वगैरह गाते थे। तो वो अपने आप को एक डिवाइन जस्टिफिकेशन अपने स्टेटस का देने की कोशिश करते थे,
जिससे उनका रूल और ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, लोग और ज़्यादा उनको पसंद करने लगे। ये किंग्स जो थे ये इन्होंने तमिल शैवा हिम्स का सिंगिंग भी इंट्रोड्यूस करी टेम्पल्स के अंडर रॉयल पैट्रनेज, मतलब रॉयल पैट्रनेज के नाम पे उन्होंने इनिशिएटिव करा कि एक जितने भी टेक्स्ट है उनको कलेक्ट करे, ऑर्गेनाइज करे तेवरम के फॉर्म में। इस टेक्स्ट का नाम है तेवरम, और उनके अंडर ये तमिल शैवा हिम्स वगैरह गाए जाने लगे, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचने लगे। इसके अलावा इंस्क्रिप्शन एविडेंस हमें 1945 से सी के अराउंड ये बताता है कि एक चोला रूलर था परंतकावन, उसने अप्पर संबंदर और सुरंदरर का एक शिवा टेम्पल में उसके मेटल इमेजेस भी बनाए थे। तो जब भी प्रोसेशंस वगैरह होते थे तो ये जो मूर्तियाँ थी इनको कैरी किया जाता, मेटल इमेजेस को कैरी किया जाता था फेस्टिवल्स में, प्रोसेशंस में, और इस तरीके से फिर ये रूलर्स जो है वो अपना पैट्रनेज को डिवाइन जस्टिफिकेशन देते थे।